अपने रिटालमेंट में एक प्रश्न है, ये इसको लेकर 134 नंबर प्रश्न है, LSRW वाला। इसको लेकर बच्चों में कन्फ्यूजन है कि क्या इसका उत्तर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन सा उत्तर होगा। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक सोर्स दूंगा और वो सोर्स है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, तो आप चेक कर सकते हो। पहली बात तो इसका बोर्ड ने क्या उत्तर माना है। पहला बोर्ड माना है 7 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर, ठीक है। और बी का 2 मान रहे बोर्ड, ठीक है। और सी का 1 मान रहे बोर्ड लेखन कौशल, और जबकि डी का बोर्ड मान रहा है 4 नंबर, ठीक है। बोर्ड ये मान रहे हैं। अब सबसे पहले बोर्ड मान रहा है श्रवण कौशल को मौखिक भाषा अर्थ समझना, क्या ये सही है बात, ये चेक करते हैं श्रवण कौशल वाली, ठीक है। अब ये देखिए, श्रवण कौशल यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना श्रवण कौशल के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसमें वाचन कौशल। वाचन कौशल का क्या होगा, अब वाचन कौशल पढ़ते हैं और हमारे अकॉर्डिंग वाचन कौशल होगा ये नंबर 4 नंबर। वाचन कौशल का मतलब होता है भावानुसार स्वर को उचित आरोह अवरोह क्रम में पढ़ना, ठीक है। अब इसे हम चेक करते हैं इसका क्या उत्तर होगा। अब हमें देखना था वाचन कौशल, तो वाचन कौशल आप ये देखिए कहाँ पे लिखा है, इसमें ये रहा, भावानुसार स्वर को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन से ली है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट क्लियर हो गए, ठीक है, ठीक है। वाचन कौशल का ये 4 नंबर उत्तर होगा, जबकि बोर्ड ने क्या माना है इसका उत्तर 2 माना है, गलत है जो, ठीक है। अब अगला क्रॉस चेक करते हैं लेखन। लेखन का क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग, लेखन का होगा 2 नंबर, यानी लेखन एक कलात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। अब ये देखिए लेखन का उत्तर होगा भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है। अब इसे चेक करते हैं लेखन को। अब लेखन वाला कहाँ, ये देखिए भाई, छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा, मतलब भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, ये हो गया सही। अब अगला इसके अंदर मतलब अलग अलग सिस्टम वो परिभाषा दी गई, उद्देश्य दिए गए हैं, पर आपने तो वहाँ एक एक उद्देश्य पूछा है। अब अगला उद्देश्य हम चेक करते हैं इसका। अब बच्चा पठन कौशल 1 डी, हमारे अकॉर्डिंग होगा डी 1 नंबर, ठीक है ना। भावों और विचारों की लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना, ठीक है, पठन कौशल। अब इसे क्रॉस चेक करते हैं। अब इसमें ये देखिए आप लिखा है बालकों का स्वर आरोह अवरोह के साथ अभ्यास करा दिया जाए, यथा स्वर भावों के अनुकूल स्वर का लोच पढ़ सके, देकर पढ़े, ठीक है। अभी वाचन कौशल का ये अर्थ आ गया। और जो ये सोर्स है वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने लिया गया है क्लिप से सोर्स, और ये पर्सन चेंज हो सकता है, संभावना इसकी पूरी की पूरी है 100%। ये अलग अलग सोर्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेहनत बहुत लगती है यार, एक तो 1% बनाने में, उसके सोर्स खंगालने में कितनी किताबें को इधर उधर से देखना पड़ता है, इंटरनेट से कम 1% की डिस्कस करने में, सोर्स जुटाने में आधा 1-2 घंटा इंटरनेट पर खोजना पड़ता है। तो अगर किसी भी दोस्त का अगर इसका बी उत्तर किया है तो चेंज होगा, 100% संभावना है इसकी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड ने इसका उत्तर वर्तमान में सी माना है, जो गलत है। इसका उत्तर चेंज होगा 100%। अगर आपका वर्तमान में सी है तो दुख होगा आपको, अगर वर्तमान में आपका बी है तो आप खुश होंगे, ठीक है। और बाकी 1-2% और है, उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं उनकी। एक दूसरा पर्सन ये है जिसकी हम बात कर सकते हैं भी चेंज हो सकता है, बाकी 100% तो है नहीं, भी बोर्ड का अंतिम निर्णय क्या है वही हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ एक तर्क के आधार पर इस पर्सन को हम सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने भी इसका उत्तर एक ही है, बल्कि बोर्ड ने इसका बी माना है, ठीक है। तो बोर्ड क्या कहता है इसके उत्तर का, बोर्ड कहता है कि महाराजा सूरजमल जाटों का प्लेटो या जाटों का यूलिसेस कहा जाता है। कारण क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि उन्होंने खेमकर्ण को पराजित किया और भरतपुर पर कब्जा किया और भरतपुर की नींव रखी। इस कारण उसे जाटों का प्लेटो या यूलिसेस कहा जाता है। बोर्ड कहता है कि इस कारण नहीं कहा जाता उसे, उसके पीछे और भी कारण है, ठीक है। और कौन कौन से कारण है बोर्ड का, बोर्ड ने ये तर्क माना है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई इसका व्याख्या चेंज हो सकती है तो हमारे क्या तर्क है वो हम चेक करते हैं इसके। अब हमारे पास क्या सिस्टम है, हमारे पास ये तर्क है भी उसकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण उसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, और उसने 1732 में सूरजमल ने सोगर के जागीर डॉक्टर खेमकर्ण सिंह को पराजित किया था, ठीक है। अगर ये बात लिखी होती भी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण जाटों का प्लेटो कहा जाता है तो इसकी व्याख्या हो जाती 100%। पर उन्होंने ये क्या भी दुर्ग पर कब्जा करना और भरतपुर की नींव रखनी और खेमकर्ण को हराना। अब एक तर्क दिया जाए इसमें भी, मान लीजिए राजनीतिक कुशलता, अगर कोई भी शासक है उसमें राजनीतिक कुशलता है तभी तो वो कोई किले को जीतेगा, ठीक है, या एक शासक को हराएगा, वो एक राजनीतिक कुशलता का ही परिणाम है। मतलब राजनीतिक कुशलता एक छोटा शब्द आ गया, ठीक है। अब इस शब्द की हम व्याख्या करें, ठीक है, तो राजनीतिक कुशलता में किले का निर्माण करना पहला काम, दूसरा उसको हराना खेमकर्ण को, ठीक है, वहाँ की जगह, और एक नया शहर स्थापित करना या किला स्थापित करना, ये राजनीतिक कुशलता नहीं है। और रही बात बुद्धिमत्ता की, अगर बुद्धि होगी तभी तो उसने ये काम किया, ठीक है। भरतपुर दुर्ग
की नींव रखी, ये कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है क्या? खेमकर्ण को हराया, ये कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है क्या? मतलब ये कार्य बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के है, तभी उसने ये दो काम किए, वरना उसमें राजनीतिक कुशलता या बुद्धिमत्ता ना होती तो क्या वो कर पाता ये? तो इसके कारण इसकी व्याख्या चेंज होने की संभावना है। ठीक है, बाकी देखते हैं इसका क्या उत्तर बोर्ड फाइनल मानता है। बाकी मेरे हिसाब से तो इसकी 99% व्याख्या चेंज हो सकती है, बाकी 1% अपनी किस्मत दोस्तों क्या होगा देखते हैं। क्योंकि ये जो बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के जो कारण हैं वो यही कारण है। ठीक है, अब राजनीतिक कुशलता किसी गढ़ को जीतना, किसी राजा को हराना, ये राजनीतिक कुशलता के अंदर ही आते हैं। यानी एक छोटा शब्द दे दिया और उसके अंदर 3 बड़े शब्द लिख दिए, यही सिस्टम है इसका। मेरे हिसाब से तो इसकी व्याख्या चेंज हो सकती है, बाकी आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं क्या हो सकता है इसका उत्तर। एक ये प्रश्न है जो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, भाई ये इसकी व्याख्या होगी। भाई मैं ये नहीं मानता भी इस प्रश्न की व्याख्या होगी। क्यों नहीं होगी? तो जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें। भाई यहाँ कहता है 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः एक विग्रह राज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। कारण क्या है इसका? ठीक है ना, यह भवन हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है। ये वर्तमान में है वास्तुकला का नमूना हिंदू इस्लामिक। जब ये बनी थी तब ये हिंदू इस्लामिक नहीं थी दोस्तों, तो इस कारण ये इस तरह की व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, बच्चों ने रिट लगाई है, रिट लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ये परसेंट मैं बोल सकता हूँ 100% हूँ इस परसेंट पे, तो मैं ये परसेंट चेंज नहीं होगा और ना ही ये डिलीट होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसकी व्याख्या नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। मेरे खुद का ये परसेंट गलत है, व्याख्या मैंने करवाई है, पर अब इसकी व्याख्या मैं बोल रहा हूँ भी पूरा विश्लेषण करने के बाद अंतिम मेरा ये निष्कर्ष है भी इसकी व्याख्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें सिस्टम क्या है अभी, अब आप देखिए दोस्तों एक सेकंड। ठीक है, अब बच्चों ने क्या किया, अभी डायरेक्ट 10वीं की किताब लेते हैं, उसमें लिखा है ये दोनों चीज़ें लिखी है। ये दोनों चीज़ें लिखने से व्याख्या नहीं होती कोई प्रश्न की, कारण भी भरना चाहिए। ठीक है ना, ये भवन हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का नमूना लिख दिया। ठीक है ना, अब पीछे वाला एक प्रश्न है जैसे सूरजमल वाला प्रश्न है, बोर्ड ने उसकी व्याख्या नहीं की, बोर्ड बदल भी सकता है उसकी व्याख्या तो। पर इसमें क्या है कि उसमें जो लिखा था राजनीतिक कुशलता और बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, अब वहाँ ये शब्द दो लिखे हैं तो दोनों शब्दों के आधार पर भी वो चेंज हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक कुशलता में भी किसी किले को जीतना या किसी राजा को हराना वो भी काम आते हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। ये भवन हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का नमूना नहीं है, ये कारण नहीं है इसका कारण और है। ठीक है, क्योंकि ये भवन जब शुरुआत में बना तो एक संस्कृत पाठशाला थी, तब ये भवन हिंदू इस्लामिक शैली का नमूना नहीं था। उसके बाद इसे कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट करने के बाद अब ये वर्तमान में इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, और इसकी व्याख्या मैं तो मानता हूँ 1% भी नहीं है। ठीक है, बाकी 100% इसका उत्तर यही रहेगा, चेंज होने की संभावना 0% है। बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं क्या हो सकता है इसका उत्तर। इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है भी, क्या इसकी व्याख्या हो सकती है भी नहीं भी हो सकती है, ये चल रहा है थोड़ा सा। बोर्ड क्या पूछ रहा है, बोर्ड पूछ रहा है कि राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक व्याप्त रहती है। ठीक है, यानी ये शीत ऋतु से पहले आती है शरद ऋतु। तो वर्षा के पश्चात खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब इसका कारण भी बच्चे बोल रहे हैं व्याख्या है, बोर्ड बोल रहे हैं व्याख्या नहीं है, क्योंकि बोर्ड के जो विशेषज्ञ होते हैं वो दूरगामी सोच के होते हैं, और बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च करते हैं और इंटरनेट पे जो उत्तर पहला उत्तर आता है उसी उत्तर को वो मान लेते हैं भी हाँ। अगर इस प्रश्न को आप ChatGPT या जेमिनी कहीं पर डालोगे, पहला ऑप्शन यही आएगा कि हाँ दोनों सही व्याख्या करते हैं। अब दोबारा आप वही कमांड दीजिए भी नहीं ये व्याख्या नहीं कर, आप दोबारा इसकी सूक्ष्मता से जाँच कीजिए तो फिर उत्तर आएगा AR दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। इसके पीछे कारण मैं क्या दे रहा हूँ भी, पहली बात तो जो शरद ऋतु टेम्परेचर बढ़ने का कारण खुला आसमान, ठीक है, वो है। इसके पीछे और जैसे जियोग्राफी में होता है एक रीजन नहीं कई रीजन होते हैं। जैसे राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक तो अरावली वृष्टि जो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि एक तो अरावली वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आ गया। ठीक है, और भी बहुत रीजन है, जैसे समुद्र तल से दूरी, उच्चावच, ये बहुत स्थिति बनती है इसके लेकर। तो वहीं ये इसको लेकर तापमान को मतलब बढ़ जाना, इसके पीछे कई कारण होता है। एक तो सूर्य का दक्षिणाय में होना, ठीक है, दूसरा जो मानसूनी पवने होते हैं उस टाइम वो पीछे हट जाती है। ठीक है, और भी कई रीजन है इसके पीछे, ठीक है, जिसके कारण ये इसका चेंज हो जाता है मतलब व्याख्या। तो मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर है ना वो यही रह सकता है, बाकी 10% चेंज होने की संभावना है। बाकी देखते हैं यार क्या होता है, पर मुझे तो लगता नहीं भी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और सोर्स तो हम ये लगा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के पास क्या सोर्स है बच्चों के पास, अगर हम ये सोर्स है हमारे पास एक और है। ठीक है भाई, ये कक्षा 9th की बुक का है, पुरानी वाली जो बुक चलती थी, इसके आधार पे तो व्याख्या होगी 100%। ठीक है, ये देखिए आप, शरद ऋतु मध्य से दिसंबर, यानी यहीं से उठाया गया मानो ये प्रश्न। ठीक है ना, तो अगर ये सोर्स लगाते हैं तो व्याख्या होती है, वो सोर्स लगाते हैं तो व्याख्या नहीं होती। तो इसका मतलब व्याख्या का चेंज होने की संभावना है भी नहीं भी है, बोर्ड पे डिपेंड करता है। बाकी मुझे लगता है ये जो 2 प्रश्न है, एक तो सूरजमल वाला प्रश्न हो गया और ये शरद ऋतु वाला प्रश्न हो गया, इन 2 प्रश्नों के आधार पर तो व्याख्या चेंज हो सकती है, यानी यहाँ के सोर्स के आधार पर। तो बाकी बोर्ड पर डिपेंड है क्या हो सकता है इनका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कुछ और प्रश्न हैं जिनके अंदर दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं, चेक करते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों भाषा प्रयोगशाला वाला, वो भाषा प्रयोगशाला वाला। इसमें बोर्ड मान रहा है निम्नलिखित विधि में से कौन सी विधि भाषा शिक्षण कौशल की विधि नहीं है। ठीक है ना, इसमें बोर्ड ने माना अनुकरण है, भाषा प्रयोगशाला है, आगमन निम्न की संवाद नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई सरकारी सोर्स तो नहीं, पर एक प्राइवेट सोर्स है, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ इसका उत्तर बोर्ड ने जो माना है वो सही है क्या। ठीक है ना, इसे हम चेक करते हैं। ठीक है ना, एक सेकंड चेक करते हैं इसे। अब मेरे पास ये कोई आप देख सकते हो भी हिंदी शिक्षण विधियाँ
विभिन्न प्रयोगित परीक्षाओं में के लिए उपयोगी पुस्तक है, जिसके लेखक मुकेश कुमार दीवान, नवरत्न शर्मा और राम राजेश जैमन है। ये कहाँ की पुस्तक है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चैवन प्रकाशन जयपुर की है, ये गोपालपुर बाईपास जयपुर की। अब इस बुक में कौन कौन सी हमें विधि दे रखी है ये देखते हैं। अब ये बुक है, इसमें ये हिंदी शिक्षण की विधियाँ दे रखी हैं इन्होंने। भाई अपने वाले में आई थी वो कौन कौन सी विधि थी। एक तो आगमन निगमन थी, ये रही आगमन निगमन यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी अपने वाले में थी ये रही, कहाँ पे, यहीं पे शायद उसका नाम भाषा प्रयोगशाला रही, ठीक है। और एक और विधि कौन सी थी दोस्तों, देखते, इकाई व्याकरण, ध्वन्यात्मक दूरदर्शन वाचन, आगमन निगमन, सूत्र, भाषा शास्त्र, ठीक है। व्याख्यान विधि ये रही, समवाय विधि। इसके अंदर तीन थी। पहली तो अनुकरण विधि थी, ठीक है। जो पहली विधि इसमें लिखी है अनुकरण वाली, ये देखिए आप, इसमें अनुकरण लिखी है, ठीक है। इसमें दूसरी लिखी है ये रही, भाषा प्रयोगशाला, ठीक है। और आगमन निगमन भी ये ली। पर इनमें जितनी भी विधियाँ दी गई हैं, इन विधियों के अंदर संवाद विधि नहीं लिखा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो अब व्याख्यान विधि, इसे आप संवाद मान सकते हो। ये व्याख्यान करना संवाद करना एक ही अलग है, मुझे इसके बारे में पता नहीं दोस्तों क्या हो सकता है इसका उत्तर। बाकी इसी के आधार पे तो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो संवाद इसका उत्तर सही हो सकता है। बाकी बोर्ड पे डिपेंड करता है भी क्या होता है इसका उत्तर। एक ये प्रश्न है, इसको लेकर भी थोड़ा सा चिंताजनक माहौल बना है, ठीक है। इसका बोर्ड क्या मान रहा है, ठीक है, और बच्चों ने इस पर भी रेट लगाई है, ठीक है। अभी बोर्ड क्या कहता है, अभी निम्नलिखित में से कौन सा कैप्शन सामाजिक लांछन यानी सोशल स्टिग्मा को प्रदर्शित करता है और किसी विद्यार्थी को सीखना पाठ्यक्रम उपलब्धता में कर्महीनता कमी को प्रताड़ित करता है, ठीक है ना। बोर्ड ने उसका जुर्माना फेल या असफल, ठीक है ना। पर कुछ एक लोगों का मत है, अभी औसत से कम बच्चे होते हैं ना, वो भी इसी तरह के स्टिग्मा के शिकार होते हैं, सोशल स्टिग्मा के, ठीक है ना। तो अगर या तो ये पर्सन बोर्ड डिलीट भी कर सकता है, अगर डिलीट ना करे, जैसे रीड प्री के अंदर एक साइकोलॉजी का पर्सन आया था, उसमें 2 उत्तर माने गए थे, या 2 उत्तर भी माने जा सकते हैं, ए और सी भी माना जा सकता है। पर जो मुझे नहीं लगता भी इसके अंदर 2 उत्तर होंगे, या एक होगा या डिलीट होगा। बाकी इस पर्सन में दिक्कत तो 100% है, ठीक है। फेल एसपल भी है और औसत से कम भी उत्तर आ रहे हैं। उत्तर अगर पहले परिप्रेक्ष्य में देखें तो फेल एसपल, ठीक है। अगर बाद में सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए इसका उत्तर, तो इसका औसत से कम भी इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। इस पर्सन में भी दिक्कत है। अब बोर्ड क्या मानता है इन पर्सनों को, वो बोर्ड पे डिपेंड है। बाकी हमने तो ऑथेंटिक सोर्स है वो चेक करवाता हूँ, एक सेकंड आपको। ये एक दोस्त ने नेट लगाई है, इसने लिखा है कि पर्सन में एक ऐसे पद की पहचान करने के लिए कहा गया जो सामाजिक लांछन या सोशल स्टिग्मा और प्रताड़ना को दर्शाता है। यहाँ विकल्प ए व सी दोनों कसौटी पर खरे उतरते हैं, ठीक है ना। औसत विकल्प सी क्या कहता है, औसत से कम, ठीक है ना। ये इसने इग्नू यूनिट 3 और EJSS रिसर्च जर्नल के अनुसार बिलो एवरेज एक विशिष्ट पद है। शिक्षण व्यवस्था में कमियों को छिपाने के लिए बालक पर कलंक के रूप में थोपा जाता है, जो शोध आधारित प्रमाण है, तो सीधे तौर पर स्टिग्मा से जुड़ा है। और फेल क्या है, NFC 2005 के फेल ऐसे प्रयोग का मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जो सामाजिक रूप से अपमानित करता है। तार्किक विवेचना भी की इन्होंने लिखा है, चूँकि फेल एक अंतिम परिणाम के रूप में लाछन है, औसत से कम एक क्षमता आधारित लाछन है। दोनों में स्थितियों में विद्यार्थी विक्टम बनता और किसी एक को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में बोर्ड नियमों के अनुसार दोनों विकल्पों को सही मानना जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। इग्नू की ये रिसर्च है, इन्होंने बता दिया बिलो एवरेज 80 से 90 नकारात्मक शिक्षण लेवल के रूप में प्रदर्शित करता है, और बिलो एवरेज ठप्पा बालक को सामाजिक पहचान को नुकसान पहुँचाता है। और इन्होंने ये जो भी इसका रिसर्च किया वो लगा दिया इसमें। बाकी मुझे तो लगता है या तो ये निरस्त होगा, और निरस्त नहीं हुआ तो इसके 2 उत्तर भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकता है। एक ये प्रश्न है, इसको लेकर भी थोड़ा सा चिंताजनक माहौल बना है, ठीक है। इसका बोर्ड क्या मान रहा है, ठीक है, और बच्चों ने इस पर भी रेट लगाई है, ठीक है। अभी बोर्ड क्या कहता है, अभी निम्नलिखित में से कौन सा कैप्शन सामाजिक लांछन यानी सोशल स्टिग्मा को प्रदर्शित करता है और किसी विद्यार्थी को सीखना पाठ्यक्रम उपलब्धता में कर्महीनता कमी को प्रताड़ित करता है, ठीक है ना। बोर्ड ने उसका जुर्माना फेल या असफल, ठीक है ना। पर कुछ एक लोगों का मत है, अभी औसत से कम बच्चे होते हैं ना, वो भी इसी तरह के स्टिग्मा के शिकार होते हैं, सोशल स्टिग्मा के, ठीक है ना। तो अगर या तो ये पर्सन बोर्ड डिलीट भी कर सकता है, अगर डिलीट ना करे, जैसे रीड प्री के अंदर एक साइकोलॉजी का पर्सन आया था, उसमें 2 उत्तर माने गए थे, या 2 उत्तर भी माने जा सकते हैं, ए और सी भी माना जा सकता है। पर जो मुझे नहीं लगता भी इसके अंदर 2 उत्तर होंगे, या एक होगा या डिलीट होगा। बाकी इस पर्सन में दिक्कत तो 100% है, ठीक है। फेल एसपल भी है और औसत से कम भी उत्तर आ रहे हैं। उत्तर अगर पहले परिप्रेक्ष्य में देखें तो फेल एसपल, ठीक है। अगर बाद में सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए इसका उत्तर, तो इसका औसत से कम भी इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। इस पर्सन में भी दिक्कत है। अब बोर्ड क्या मानता है इन पर्सनों को, वो बोर्ड पे डिपेंड है। बाकी हमने तो ऑथेंटिक सोर्स है वो चेक करवाता हूँ, एक सेकंड आपको। ये एक दोस्त नेट लगाई है, इसने लिखा है कि पर्सन में एक ऐसे पद की पहचान करने के लिए कहा गया जो सामाजिक लांछन या सोशल स्टिग्मा और प्रताड़ना को दर्शाता है। यहाँ विकल्प ए व सी दोनों कसौटी पर खरे उतरते
सकते हैं, ठीक है ना। औसत विकल्प सी क्या कहता है, औसत से कम, ठीक है ना। ये इसने इग्नू यूनिट 3 और EJSS रिसर्च जर्नल के अनुसार बिलो एवरेज एक विशिष्ट पद है। शिक्षण व्यवस्था में कमियों को छिपाने के लिए बालक पर कलंक के रूप में थोपा जाता है, जो शोध आधारित प्रमाण है, तो सीधे तौर पर स्टिग्मा से जुड़ा है। अब फेल क्या है, NFC 2005 के फेल ऐसे प्रयोग का मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जो सामाजिक रूप से अपमानित करता है। तार्किक विवेचना भी की इन्होंने लिखा है, चूंकि फेल एक अंतिम परिणाम के रूप में लाछन है, औसत से कम एक क्षमता आधारित लाछन है। दोनों में स्थितियों में विद्यार्थी विक्टम बनता और किसी एक को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में बोर्ड नियमों के अनुसार दोनों विकल्पों को सही मानना जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। इग्नू की ये रिसर्च है, इन्होंने बता दिया बिलो एवरेज 80 से 90 नकारात्मक शिक्षण लेवल के रूप में प्रदर्शित करता है और बिलो एवरेज ठप्पा बालक को सामाजिक पहचान को नुकसान पहुंचाता है। और इन्होंने ये जो भी इसका रिसर्च किया वो लगा दिया इसमें। बाकी मुझे तो लगता है या तो ये निरस्त होगा, और निरस्त नहीं हुआ तो इसके दो उत्तर भी हो सकते हैं, A और C भी हो सकता है।